नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सामना सवालों का और मैं हूं सुंदर सोलंकी। सवालों का सामना करेंगे हरियाणा सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। पहला सवाल यही है कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, किसान फिर एक बार विरोध में आ गए, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है और उसमें जब से ज़्यादातर जो किसान गए वो हरियाणा से गए, मतलब फिर विरोध में किसान हैं, कह रहे हैं कि वादा खिलाफी हो रही है, जो वादे किए थे कि वो पूरे कर देंगे वो नहीं किए। देखिए, दिल्ली में जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहाँ लोकतंत्र के अंदर जो एक व्यवस्था है कि जिसको भी आवाज़ उठानी है, धरना देना है, प्रदर्शन करना है, तो वहाँ लोग बैठते हैं और हर रोज़ वहाँ 5-7 अलग अलग ग्रुप बैठे ही रहते हैं। नहीं, पर ये किसान ऐसे नहीं है कि रोज़ बैठने वाले नहीं है। इन्होंने पिछले 1 साल बैठ के भी दिखाया, पूरी सरकार को रोक दिया था, जाम कर नहीं, जो पिछले वाले थे, अभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, जो पिछले बैठने वाले नेतृत्व था वो इसमें नहीं थे। अब नए लोग आ रहे हैं और ये जो एक प्रक्रिया है, जिसको जो आना है वो आएगा, अपनी मांग रखेगा। और पर इनकी जो मांगे थी, जब ये कहा गया कि सरकार मान लेगी, उन पे काम नहीं हुआ है, जैसे मुकदमे वापस लेना है, उनकी हरियाणा के अंदर जितना काम हुआ है, जो हमने मांग, भारत सरकार ने मांगी थी, मुकदमे वापस होने थे, हो गए। जो गंभीर मुकदमे नहीं थे वो सारे वापस हो गए। 5-5 लाख रुपए की बात थी, जो किसान के आंदोलन की बजाय, मुझे 3 किसान को मैं जानता हूँ, लोहार में उनकी घर में मौत हुई थी। ये जरूर है कि वो धरने पे कभी कभी जाते थे, उनको भी हमने पैसा दिया और कमेटी बनानी थी, वो हमने कमेटी बनाई। जो किसान कृषि कानून थे वो वापस लिए। लेकिन कुछ आदमियों को अपनी राजनीति करनी है तो वो करते रहेंगे, लोकतंत्र में ये खूबी है। नहीं, पर पंचायत चुनाव आ रहे हैं, ये राजनीति आप लोगों को नुकसान कर देगी। ग्रामीण इलाकों में अगर किसान ही ये नाराजगी का जो माहौल है ये बनेगा तो पंचायत चुनाव में नुकसान नहीं होगा आप लोगों को? नहीं, इस आंदोलन जब बिल्कुल पीक पे था, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में चुनाव आए थे और जो लोग बैठे थे उनको बड़ी गलतफहमी थी कि हम लेकिन हरियाणा में असर देखने को मिला आपका। आप दोनों विधानसभाएं हार गए, एलनाबाद भी और ये बड़ौदा। जीते कब थे हम? ये हारते जब हमारी सीट होती, जब ये सीट हमारी थी ही नहीं, बल्कि हमने पहले से ज़्यादा वोट लेकर के। दावा तो यही था कि आप 8 साल की सरकार पसंद कर रही है और ये ऐसा जो किसान आंदोलन के खिलाफ है लोग, यही तो तय करना था आपकी जीत को। ऐसा नहीं है। लोकतंत्र के अंदर 100/100 सीटें कोई नहीं जीतता और ये दोनों सीटों पर हमने पहले से ज़्यादा वोट लिए और यही हमारी जो नीतियों का परिणाम है। और जो आपने देखा होगा कि एलनाबाद में क्या हुआ या बड़ौदा में क्या हुआ, पिछली बार से ज़्यादा वोट लिए, जीते नहीं। मतलब ये जीतेंगे ही नहीं, जो सीट नहीं जीत रहे। सारी सीटें, कोई अगर सारी सीटें हम ही जीतेंगे तो फिर चुनाव की जरूरत कहाँ रह जाएगी। लोकतंत्र की यही तो खूबी है कि कुछ सीटें विपक्ष के भी जीते हैं, कुछ सीटें हम जीते हैं। नहीं, ये चीज ये नहीं दिखाती ये जीत किया सरकार पर कितना भरोसा है। उपचुनाव में भी आप, अमूमन ये माना जाता है कि उपचुनाव सरकार जीत जाती है, लेकिन आप अमूमन उपचुनाव हार जाते हैं। नहीं, क्या ये नहीं जीत में आप जीत गए? मैं ये कहता हूँ कि जीत तो हमारी पहले भी जीती हुई थी सीटें, लेकिन मैं एक चीज बताना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इतने पीक पर आंदोलन हो और हमारे वोट बढ़ें, तो ये भी हम तो हमारी पार्टी मानती है कि हमारी उपलब्धि अच्छी है और ज़्यादातर लोग हमारे हक में है। ये ठीक है कि उन हलकों में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ हमें और काम करने की जरूरत है। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी पूरी है पार्टी की? हाँ, पंचायत पार्टी की चुनाव तैयारी की बात नहीं है। पंचायत चुनाव जो होते हैं भाईचारे के चुनाव होते हैं। अभी तक कोई नहीं, आप लोगों की तो बैठक हुई है ना इस पे कि सिंबल पे बैठक तो हम चर्चा करते रहते हैं। बैठक हमारी हर हफ्ते 10 दिन में होती रहती है। बहुत सारे विषय होते हैं और जो समसामयिक विषय उस वक्त होते हैं सब पे चर्चा करते हैं। लेकिन अभी तक हरियाणा के अंदर पंचायत चुनाव सिंबल पे किसी भी पार्टी ने नहीं लड़े। दलाल साहब, ये बात लगातार अब सियासी गलियारों में जोर पकड़ रही है कि जो जेजेपी के साथ, क्योंकि अभी जो ये नगर निकाय के जो चुनाव हुए थे उनमें भी एक बार आपने गठबंधन तोड़ दिया था, फिर जोड़ लिया। अब जो नगर ये निगम के जो चुनाव होने कुछ में नहीं, एक बार उस वक्त का आप ध्यान करिए कि कांग्रेस का ये सूचना आई थी कि वो सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। तब हमारी पार्टी ने फैसला किया था कि कांग्रेस को तो हम अकेले हराना चाहते हैं, हमें जेजेपी की जरूरत नहीं है। और जब देखा कि कांग्रेस सिंबल पर नहीं है तो फिर हम आपसी तालमेल करके चुनाव लड़े। हम आपस में क्यों लड़े?
तो अब कांग्रेस फिर लड़ रही है? नहीं लड़ रही। नहीं, सिंबल पे लड़ रही है। उदयवान जी कह रहे हैं कि जो नगर निगम है वो सिंबल पे लड़ सकते नगर निगम का चुनाव सिंबल पर आएगा तब हम देखेंगे क्या करना है, तब आप अलग लड़ेंगे, तब अकेले क्या हराएंगे। करना है देखेंगे। वो चुनाव से अभी तो नगर निगम को चुनाव नहीं, आएगा। गठबंधन पे तो कोई असर नहीं, कोई कोई फर्क असर नहीं। नहीं, गठबंधन अच्छा काम कर रहा है, अपने वो सरकार में गठबंधन है और ठीक काम कर रहा है। नहीं, पर इस तरह की आवाज़ें, इस तरह की बातें आती है कि जो सरकार आपकी इंडिपेंडेंट पिछले 2014 वाली चलती थी और ये 2019 वाली जो गठबंधन की है, स्पीड में फ़र्क है। नहीं, स्पीड में फ़र्क होने की वजह गठबंधन नहीं है, स्पीड में फ़र्क होने की वजह से कोविड है, दुनिया के अंदर संकट आया है और जो सरकार का ध्यान और कहीं होना चाहिए था वो कोविड के प्रबंधन में रहा है और बड़ा अच्छा प्रबंधन किया है। सारी जनता को वैक्सीन लगाई और उनकी सुविधाएं के लिए जो जो योजनाएं बनाई, वैक्सीन हमने लगवाई, खाने का प्रबंध किया और बहुत सारे वर्ग जो कमज़ोर वर्ग थे उनका ध्यान रखा और इस वजह से जो है जो होना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा नहीं, दरअसल मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि जेजेपी के जो बड़े बड़े लीडर हैं उनकी तरफ से आवाज़ ये आती है कि डिप्टी सीएम से डिप्टी हटेगा, अब सीएम बनेंगे। दूसरा क्या कि आपका कैडर नहीं है गाँव में, ये लगातार बात होती है। तो जेजेपी की शायद इसलिए भी ज़रूरत पड़े या ऐसा नहीं है। पिछली बार बगैर उसके गठबंधन के भी हमने सरकार बनाई थी, इस बार भी हमारी लोकसभा में 10 की 10 सीटें आई थी, विधानसभा में जरूर हमारी थोड़ी 3-4 सीटों की कमी रहेगी थी, लेकिन उसके कारण दूसरे थे। और जैसा कि है कि डिप्टी हटेगा वो हटेगा, भाई हर पार्टी अपनी चाहे कि प्रधानमंत्री बनाए, राष्ट्रपति बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, सबको हक है अपनी बात करने का। नहीं, पर गठबंधन में रह के इस तरह की बात करना मैसेज क्या जाता है? नहीं, कोई कि जो मुख्यमंत्री हैं उनसे आप संतुष्ट नहीं? नहीं, सरकार में तो मुख्यमंत्री का पूरी तरह संतुष्ट है, उन्होंने कभी कोई ऐसी आवाज़ उठाई नहीं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को कोई संदेश देना चाहते हैं कि भी हमारी पार्टी को बढ़ाना है, हमने प्रधानमंत्री बनाना है या कोई और चीज़ बनानी है, तो ये हर पार्टी को अपना हक है अपनी बात कहने का। नहीं, जब मैं अपने को अच्छा कहूँगा तो जाहिर सी बात है ना कि दूसरा अच्छा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब दूसरा अच्छा नहीं है तो गठबंधन में क्यों है? तो वही तो सवाल आता है, मजबूरी है ये। देखिए ये अभय चौटाला भी कहते हैं, हुड्डा साहब भी कहते हैं कि गठबंधन मतलब केवल और केवल अपनी आपसी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जनता से कुछ लेना देना नहीं इस गठबंधन। नहीं, गठबंधन का तो ये है कि मिलजुल करके कोई कार्यक्रम हम इकट्ठा कर रहे हैं और ये सच्चाई है कि जब आपके पास कुछ विधायकों की संख्या कम थी, लेकिन हमारे पास संख्या कम भी नहीं है। हमारे पास कमी है, नहीं, हमारे पास कम है, नहीं 40 ही तो नहीं, सारे तो इंडिपेंडेंट हमारे साथ हैं, 40 + 7 8 हमारे साथ हैं, हमारे एक विधायक को छोड़ करके। आपने इसमें मेरे ख्याल में गणित इसका राज्यसभा का चुनाव था उसको भूल के लगता है। नहीं, राज्यसभा का चुनाव नहीं, कैसे उस गणित को ना, तो जब वोट हमारे आए हैं, सारे इंडिपेंडेंट के वोट हमारे आए हैं, कल्पना से ज़्यादा वोट आए हैं, फिर हमारे लोगों के जो हमारे पास समर्थन है के लिए हो जाता है, फिर गठबंधन के साथ आप लोग नहीं, गठबंधन भी है और ये कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा, हम तो कहते हैं कि भी कांग्रेस भी हमारा समर्थन करे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो कांग्रेस के नेता है मिलजुल करके रहना। नहीं, आप तो कर ही रहे पूरे देश में, कांग्रेस को तो खत्म ही कर दिया। खत्म नहीं कर रहे हैं हम योजनाएं ऐसी बीजेपी ने कहा है। देखिए हमारा नड्डा जी खुद कहते हैं कि ये जो क्षेत्रीय दल है उनकी आवश्यकता नहीं है, खत्म है, और पहले ही नारा दे चुके हैं कि कांग्रेस खत्म करे। हमारी पार्टी का जो लक्ष्य है कोई सत्ता भोगना नहीं है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता किसी भी दायित्व पर है, सेवा के काम में लगा हुआ है और उसी का परिणाम है कि जनता बार बार हमें मौका दे रही है। और अगर हमारी धारणा से, अगर कोई हमारे विचार से मिल करके लोग करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। और कुछ परिवारवादी पार्टियां हैं, उनका मकसद है कि एक परिवार की भक्ति करना, जैसे देश में चल रहा है, जैसे प्रदेशों में चल रहा है, कानून भी उनको इस परिवार के लिए अलग से चाहिए। और जो आपने देखा होगा कि नोटों के ढेर निकल रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में क्या कहेंगे? स्वागत करते हैं हम, सही फैसला लिया उन्होंने। उनका कहना ये है कि जो परिवार अगर अच्छा कर रहा है राजनीति में, वो कई बार चुनाव जीते हैं, तो इसमें कहाँ परिवारवाद आता है? मतलब डॉक्टर के बेटा अगर डॉक्टर बन रहा है तो उसमें क्या बुराई? नहीं, डॉक्टर का बेटा इंजीनियर बन रहा है, क्या बुराई? डॉक्टर का बेटा 5 साल पढ़ाई करके, डिग्री लेकर, MBBS करके, MD करके बने तो ठीक है, लेकिन क्योंकि उस डॉक्टर का बेटा बगैर डिग्री के बने तो वो गलत है। तो जैसे देश में राहुल गांधी जी हैं, वो कहते हैं कि मुझे हक है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा,
वो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, बने हुए चुने हुए प्रधानमंत्री, जनता के उसके कागज फाड़ के फेंक देते हैं। ये हक किसने दिया था? तेजस्वी यादव, कुलदीप बिश्नोई, उद्धव ठाकरे, ये तो लोग इनको, जो परिवारवादी पार्टियों को लोग आज के दिन नहीं समझ में आ गया है। असली लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आम जनता का कोई भी आदमी इस देश की सेवा करने में सक्षम है, जो भाग लेना चाहता है, उसको जनता अधिकार देती है। और ये हमारी एक खामी थी लोकतंत्र में, जो आज़ादी के बाद कुछ परिवारों ने कब्जा कर लिया कि इस देश पे शासन का अधिकार हमें ही है। उस व्यवस्था को आज जनता बदलना चाहती है। दुष्यंत चौटाला, वो हमारे साथ है। तो वही अब परिवारवाद, यहाँ परिवारवाद नहीं है। नहीं, हमने वो तो आपके साथ, हमने तो नहीं किया। नहीं, आपने साथ ले लिया। हमने, हमारी जरूरत है, हमारी जरूरत थी। मतलब वही तो बात आती है ना, जब आपकी जरूरत आती है तो चीजें बदल जाती है। ये परिवार खत्म, हमारे साथ आके परिवारवाद चलेगा ही नहीं, परिवारवाद रहेगा ही नहीं। भाजपा की नीतियों के हिसाब से कोई काम करेगा तो परिवारवादी नीतियां चल ही नहीं सकती। चलिए, परिवारवाद के खिलाफ है बीजेपी और ये लोगों को पसंद भी हमारे आता है। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर ये दीमक लगी हुई है। परिवारवाद की वजह से इस जनता का जो हक मिलना चाहिए था वो कुछ परिवारों ने हड़प लिया और इसी से देश पीछे रह गया। और आज जनता इस चीज़ को समझ रही है और जनता के जो चुनाव में आते हैं, आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि क्या रिजल्ट आए, और जगह देखा होगा, और थोड़ी बहुत है वो भी ठीक हो जाएगा। देवीलाल जी का परिवार इतने एक वक्त था पिछले 20-30-40 साल, मैं भी परिवार के साथ रहा हूँ, एक सारा देश में परिवारवादी व्यवस्था ही चलती थी। और तो आप कहते हैं कांग्रेस पार्टी का नीति ये थी कि खुद बड़ा परिवार, वो सारे देश का एक परिवार, नीचे परिवारों को पैदा करें और वो उनकी पकड़ रखें और वो उस परिवार की भक्ति में लगे रहें। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये है, भाजपा का ये नहीं पता होगा कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। आपने देखा है पीछे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, क्या आपने कल्पना की थी कि राष्ट्रपति कौन ऐसी आदिवासी महिला बनी? कांग्रेस आपने देखा है? नहीं, जो हमारे उपराष्ट्रपति किसान बैठे के, अशोक, किसान के बेटे को अशोक तंवर को बनाया हो, उदयभान को बनाया हो, ये कहाँ परिवारवाद? नहीं, तो अब अशोक तंवर को बनाया तो उनके साथ क्या हल किया? शैलजा को बनाया तो उसके साथ क्या हल किया? दलितों के साथ जो है एक बढ़ा तो दिया, उसको रोज रोज अपमानित किया, उसको छोड़ के जाना पड़ा। अशोक तंवर जी को छोड़ के जाना पड़ा। इतने साल अध्यक्ष रहे वो, उनको ये अधिकार नहीं दिया गया कि वो जिले के अंदर अपनी संगठन खड़ा कर ले। क्या फायदा है इसका? तो जिले के अंदर तो संगठन अब बना रही है और बन जाए जब देखो भी कांग्रेस का कहना ये है संभव, क्योंकि वही जिले में भी परिवारों का कब्जा है। हम एक बार, मैं आपको बताता हूँ सोलंकी जी, एक बार का हमारी पार्टी का आदेश हुआ कि हमें जो कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से उनके कार्यालय पर, जिला के कार्यालय पर जाके हमें उनके खिलाफ कुछ धरना प्रदर्शन करना गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आधे जिलों में उनका कार्यालय ढूंढते रहे, मिला ही नहीं। हरियाणा का ये हाल है। चलिए, लेकिन हुड्डा साहब तो ये कहते हैं कि अब ठीक है, समय मतलब हो लिया आप लोगों का, बीजेपी का एक टीम है, एक परिवार है, वही सिस्टम है। और हुड्डा साहब ने जो शैलजा जी के साथ किया, तंवर जी के साथ किया, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हुड्डा साहब इस बार मजबूत है, उनका कहना ये कि आप लोग नहीं, जो परिवारवाद में परिवार सारे मजबूत है, लेकिन वो आम जनता का ध्यान नहीं रखते, परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, चहेतों का ध्यान रखते। हमने ये नहीं कहा कि इसमें परिवार कमजोर है, परिवार मजबूत है, वो जनता को कमजोर करते हैं। तो हुड्डा साहब का कैडर या कांग्रेस आप मानते हैं? कैडर नहीं है, हरियाणा में मजबूत नहीं, कैडर नहीं है। तो फिर आपके सामने तो आम आदमी पार्टी मानते हैं आप के तौर? आम आदमी पार्टी अभी तो पैदा ही नहीं हुई, झूठ पे चलने वाली पार्टी है। आप देखिए अन्ना जी के आंदोलन पर क्या क्या नारे थे, कितने लांछन लगाए। वो शीला दीक्षित जी स्वर्गवास हो गया, उनके पे लगाए। दिल्ली में मोदी जी बैठे हुए थे, अमित शाह जी गलियों में प्रचार करते हैं, तो क्या हालत कर दी? सारी चीज में कोर्ट पे जाके एक्सपा यात्रा कर ली, आम आदमी पार्टी को वोट यात्रा कर ली। और हरियाणा के अंदर तो मैं बताता हूँ कि मेरे पंजाब में भी वोट, मेरे जिले के रहने वाले हैं, पंजाब में बनते ही हरियाणा के लोगों को बड़ी अपेक्षाएं थी कि भाई धरती पुत्र हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है किसानों की, एसवाइल के पानी की। आते ही ये कहेंगे भाई नहर का निर्माण शुरू कराता हूँ। लेकिन उन्होंने तो, जो उनके नेता हैं, उन्होंने कहा है कि
हमारी सरकार बनाओ हरियाणा में, फिर हम नहर का निर्माण करेंगे। तो हरियाणा के किसान बहुत नाराज है उनसे, कोई स्कोप नहीं है हरियाणा में। नहीं, पर आपकी भी तो ऊपर नीचे सरकार रही है पंजाब में जिस तरह वो से। हमने सुप्रीम कोर्ट में केस करके हरियाणा के पक्ष में फैसला करवाया। चलिए, वो बड़ी लंबी बहस का मामला है। मैं आपसे एक, जिस तरह से आप लगातार कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती की ज़रूरत है, तो उस दिशा में क्या कुछ हो रहा है? नहीं, हमने खेती में देखिए किसान की हालत सुधारने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। ये मैं मानता हूँ कि सारे समाज के अंदर किसान को जो उसका हक मिलना चाहिए था 60-70 साल में, वो नहीं मिला। किसान सम्मान के लिए खेती करता है, उसको मजदूरी भी घर में नहीं पड़ती। और इसको सुधारने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने शुरू से कहा है कि किसान की आमदनी को बढ़ाना है। उसके लिए स्वामीनाथन आयोग लागू कहाँ हुई? हुआ है। कितना हो गया? एक चीज़ को छोड़ करके कि भाई ज़मीन की कीमत नहीं लगाई जाएगी, वो बाकी सब हो गए। अब गुड़गांव के अंदर 15 करोड़ रुपए के एकड़ की ज़मीन में अगर किसान गेहूं बो दे तो उसको अगर उसका ब्याज लगाए 15 करोड़ का, ना 10% भी लगाए तो 1.5 करोड़ रुपए 10% से ब्याज हो जाता है साल का। क्या आप 1.5 करोड़ रुपए की फसल उसमें उसको दे सकते? वो तो बिल्कुल समझदारी तो नहीं। वो एक वैल्यू को छोड़ के बाकी सभी चीज़ दी। तो किसानों की आय हो गई, कितनी हो गई? नहीं, होना है, हो रहा है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, पहली बार मैं आपको बताता हूँ, मैं हमेशा प्रगतिशील किसानों का सम्मेलन करता रहता हूँ, हजारों किसानों को इकट्ठे करता हूँ। किसान अपने आप बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या फायदा उठाया है, और समझाता भी हूँ कि भी आपको परंपरागत खेती से हट करके कुछ थोड़ा नया करना पड़ेगा। आप शहद का पालन करें, आप मशरूम की खेती करें, आप बागवानी करें, आप पॉली हाउस पर जाएं, आप डेयरी पर जाएं। आ रहे हैं किसान इस पे बहुत ज़्यादा, आप मछली पालन पर जाएं। और आपको मैं बताता हूं कि 1000 किसान एक साल के अंदर ऐसे हैं जिन्होंने झींगा उत्पादन करके 2.5 एकड़ खारे पानी की जमीन के अंदर 10 से लेकर 25 लाख रुपए तक कमाए हैं। और मैं उनके सब आपको लिस्ट दे देता हूं, जाके उनसे पूछ लीजिए। और मेरा टारगेट ये है कि इसको मैं अगले 2-3 साल में 10,000 करूंगा। हाँ, और अगले 5 साल में 1 लाख। खारा पानी है, खारा पानी में वो जमीन 10 लाख एकड़ जमीन है जिसके अंदर 10,000 रुपए की इनकम नहीं होती थी। तो चीजें उनकी, आप ये कहें कि वे एक ही दिशा में चलेंगे तो आगे बढ़ेगा, नहीं। हम बहुत सारे रास्ते निकाल रहे हैं। खजूर की खेती करवाएंगे, आप ये ड्रैगन फ्रूट की खेती 30-40 लाख रुपए की फसल हो सकती है एक एकड़ में। हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का, हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे करकड़ी में दक्षिण हरियाणा के लिए, उसका उद्घाटन करवाया। 11-12 हमने वो इजराइल की सहायता से बागवानी के एक्सीलेंस सेंटर बना रखे हैं। किसानों के संगोष्ठी करते हैं, उनको बीज से लेकर के बाजार तक पूरी सुविधा देते हैं। बीज पे सब्सिडी, पौध लगाते हैं उसमें सब्सिडी, पॉली हाउस पे सब्सिडी, बॉम्बो स्टेकिंग, मल्चिंग, और फिर उसके बाद उसका पहला प्रांत है जो बीमा करता है सब्जियों का। फिर यह है कि उसकी जो भावांतर भरपाई की योजना है। हर कदम पे तो हम किसानों के हाथ पकड़ के तैयार रहते हैं। ये आप लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस तरह से कह रहे हैं कि ये पेस्टिसाइड की जो जिससे पेस्टिसाइड की मदद से जो खेती होती है वो कैंसर जैसी कई सारी बीमारियों को पैदा कर रही है, इसलिए ऑर्गेनिक उसके लिए हमने फर्टिलाइजर की तरफ जाना चाहिए। हमने देखिए, हमें उस तरह से नहीं करना कि जिस तरह श्रीलंका का काम हुआ। श्रीलंका ने एकदम से बैन कर दिया और वहाँ खाने पीने की समस्या आ गई। हमने ये कहा है कि स्वेच्छा से किसान थोड़ा थोड़ा अपना प्राकृतिक कृषि करो, नेचुरल फार्मिंग। उसके लिए हमने कुरुक्षेत्र के अंदर उनकी ट्रेनिंग शुरू कर रखी है। कब से हजारों किसान उसकी ट्रेनिंग ले चुके हैं। फिर नीति बनाई, नेचुरल फार्मिंग से सारी चीजें हो जाएंगी। नहीं, सभी चीज़ हो जाएंगी। नेचुरल फार्मिंग का मैं एक चीज़ कहता हूँ, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे जब ये पेस्टिसाइड नहीं था, फर्टिलाइजर नहीं था, तो क्या जंगल हरे भरे नहीं थे? तब क्या पेड़ पौधे नहीं होते थे? इतनी सारी खाने की चीज़ें भी तो नहीं थी जो अब सभी चीज़ कुछ पैदा होता था। लेकिन अब हमने ये सही है कि एक वक्त ऐसा आया कि हमारी जनसंख्या बढ़ गई और खाने पीने के लाले पड़ गए, और तब हमने अमेरिका से PL 480 के तहत गेहूं इंपोर्ट किया। लेकिन हमारे किसानों ने मेहनत करके इतना उत्पादन कर दिया। आज समस्या क्वालिटी की ज़्यादा है। आज हमारे बहुत सारे उत्पादक जो है, फल हैं, सब्जियां हैं, विदेशों में एक्सपोर्ट ही नहीं होता। नहीं, कंटेंट कहते हैं, जिसमें हमारे चावल को रिजेक्ट हो जाता है, हमारे अनाज को रिजेक्ट कर देते हैं। तो हम ये कहते हैं भैया थोड़ा सा कम कर दे, और आप इतना कम कर दें, आपकी मर्जी है, हम फोर्सिबली नहीं कर रहे।
किसानों को नहीं educate जो करने की- आपके पास 5 एकड़ की खेती है तो आप 1 बीघा, आधा बीघा, 1.5 बीघा, 1 एकड़ उसके लिए प्राकृतिक खेती करें। हमने ये कहा है कि आपको जीवामृत घनामृत बनाने की योजना सिखाएंगे, आपको दूसरा फार्म दिखाएंगे, आपको 4 ड्रम देंगे कैसे बनाते हैं, और हमने ये कहा है कि आप जो देसी गाय चाहिए आपको 25,000 रुपये आपके खाते में देंगे, गाय का पैसा भी हम दे देंगे, और उसका ये है उसके लिए फिर हम बाजार भी उपलब्ध कराएंगे। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो इस तरह की खेती करते हैं, वो कहते हैं जी हमारा सारा प्रोडक्ट हमारे फार्म पे बिक जाता है। ये आंकड़ा कितना पहुंच गया है ये ऐसे किसानों का? कौन सा? ये जो इस तरह की खेती की तरफ जा अभी रहे हैं, हमने प्राकृतिक पीछे खेती की शुरू तरफ। किया था प्राकृतिक खेती, हमने पोर्टल में लॉन्च कर दिया है। अच्छा सर, ये 3,000 किसानों ने अप्लाई कर दिया है। 30,000 किसानों ने 3,000 ने किया, बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अभी शुरू ही 3,000 किया है। किसानों ने किया। अभी ये 30,000 अच्छा, हो गए। ये संभव है कि जो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात हो रही है, बैक्टीरिया फर्टिलाइजर की, इसके लिए क्या कुछ कदम आप लोगों की तरफ से उठाए? देखिए, हमने जो परंपरागत सिस्टम को एकदम से बंद नहीं करना, लेकिन किसानों को प्रेरित करना है कि आप अपने ही खेत में, अपने गांव में 2 किसान, 4 किसान, 5 किसान, 10 किसान प्राकृतिक कृषि करके देखिए, उसमें उपज देखिए, उसका बाजार देखिए। अगर आपको लगे कि हाँ ये लाभकारी है तो आप उसकी तरफ कन्वर्ट हो जाइए। नहीं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कैसे लेगा किसान? फर्टिलाइजर उसको दे रहे हैं, उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या है? मतलब इस तरह का सारा कुछ बन रहा गाय है? का गोबर ही तो है, गाय का गोमूत्र ही तो बैक्टीरिया है। से नहीं, जो उसी से ड्रम में करके जो जो जीवामृत घनामृत बनता है उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अपने 4 ड्रम फ्री दे देते हैं, उसके अंदर इसके अलावा और कोई नहीं, सबसे बेस्ट वही है। और जो उसके पेस्टिसाइड हैं, आग से, नीम से, जो हमारे कुदरती चीज, बैक्टीरिया, इससे जो सब कुछ बन जाता है तैयार। उससे। मैं कहता हूँ कि किसान अपने आप में डॉक्टर है। कुछ इस तरह के प्लांट, कुछ इस तरह की सुविधाएं आप लोगों की तरफ से कुछ इस दिशा में कुछ कदम? हम किसान को कहते हैं कि आप अपने खेत में बढ़ाइए और हमारे से जो सुविधा लेने लीजिए। तो खेत में वो क्या इतना एजुकेटेड है कि हाँ, ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपको क्या क्या करना है, वो विधि सिखा रहे हैं उनको। और आजकल के बच्चे, किसान के बच्चे जो हैं, डिग्री किए हुए हैं, बीटेक हैं, एमटेक है, मास्टर्स हैं, वो करना चाहते हैं। और हम ये कहते हैं कि क्यों शहरों की तरफ भाग रहे हो? हम ग्रामीण विकास करना चाहते हैं। गांव के अंदर ही जो खेती से जुड़ी चीज़ें हैं, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज का है, चाहे वो मशरूम की खेती का है, चाहे दूध के प्रोसेसिंग प्लांट का है, या फिशरीज का है, या सुअर पालन का है, रोजगार तो वहीं देगा होगा तभी बात बनेगी। और हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वही तो देश को सबल देगी। आपने देखा नहीं होगा कोरोना के संकट के वक्त, मैं नमन करता हूं देश के किसान को जिसने देश को बचाया है। सारे कारोबार -25%, 30%, 40%, कृषि एक ऐसा चमकता हुआ सितारा था जो ऑल टाइम हाई जिसने प्रोग्रेस दिखाई है। ये दरअसल हम इसलिए इतनी सारी बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक खेती, क्योंकि लगातार ये बात होती रही है कि ये जो पेस्टिसाइड्स हैं इनसे नुकसान हमारे शरीर को भी और किसान को भी और ज़मीन को भी। इसलिए कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोगों को एजुकेट ही नहीं करना, उनको प्राकृतिक तरीके, हाँ, प्राकृतिक तरीके से, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और दौर अब वही आ गया है। सर, ये जो आप लोहारू विधानसभा की जनता ने आपको बड़े विश्वास के साथ चुना। लोहारू में एक तो डिगावा आपका कोई कस्बा है, उसमें वहाँ बाईपास की दिक्कत है। दूसरा क्या है कि सीवरेज में बड़ा ब्लॉकेज होता है, कहते हैं कि वो छोटा पाइप है। और तीसरा, दादरी सूरजगढ़ के पास भी एक बाईपास की आवश्यकता है। इन चीज़ों को लेकर ये आपके हलके में ज़्यादा दिक्कतें हैं। ये सही है कि हमारे यहाँ डिगावा के बाईपास की ज़रूरत है, और ये प्रोजेक्ट हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दे रखा है। इसका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का टेंडर कॉल हो चुका है और मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, बहुत जल्दी ये बन जाएगा। दूसरा, ये लोगों को भ्रम है कि जो सीवरेज के पाइप हैं वो साइज़ की वजह से चौक होते हैं। इंजीनियरिंग का डिज़ाइन होता है, स्लोप होती है, और ज़्यादा चौड़ा पाइप करने से तो और जल्दी वो होगा। लेकिन हमें भी थोड़ा बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है कि सीवरेज के पाइप में वही चीज़ जो कोई पॉलीथीन डालते हैं, कई गाय का गोबर डालते हैं, तो उससे चौक हो जाते हैं। लेकिन हमारे इलाके के लिए सौभाग्य की बात है कि हमें जो शिवानी में सुपर शक्कर मशीन मिल गई है। अब कोई भी पाइप चौक नहीं होगा। हमारे इन हाउस क्षेत्र में मशीन हो गई है, एक दादरी को मिली, एक शिवानी को। तो जहाँ भी पाइप कहीं चौक होगा तो उसको तुरंत हम साफ कर सकते हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। और क्या देने जा रहे हैं? दूसरा ये है, जो मैं शिवानी में बहुत कुछ, लोहारू शिवानी में बहुत सारे काम हुए हैं पिछले 7-8 साल में। उनकी अगर मैं गिनती करूंगा तो शाम हो जाएगी आपको। नहीं, अभी जो बचा हुआ टाइम है उसमें क्या मिल जाएगा लोहारू को?
नहीं, लोहारू में तो हम 3 दिन पहले तो हम इसका कृषि हॉर्टिकल्चर का जो है बागवानी का विश्वविद्यालय का सेंटर दिया है 120 एकड़ में, जो दक्षिण हरियाणा के किसानों के जीवन बदलेगा। हमने गिगड़ांव के अंदर जो इजराइल की विधि से बागवानी का एक्सीलेंस सेंटर दिया है 30-32 एकड़ में। हमारा यह लड़कियों का कॉलेज वहाँ बन रहा है लोहारू के अंदर। कुड़ल गाँव के अंदर लड़कियों कॉलेज की क्लास शुरू हो गई है। हमने जितनी नहरें हैं चौधरी बंसीलाल के टाइम से, वो मैं जब आया था सूखी पड़ी थी, हमें नहीं पता हमारा पानी कहाँ चला जाता था। और मेरे से पहले के जो विधायक थे वो लोगों को ये कहते थे कि हमारा पानी जब आएगा जब एसवाइल पानी आएगी। लेकिन पिछले 6-7 महीने से किसान खुश है और हमने ये पानी नहीं दिया। हमारे यहाँ क्योंकि रेतली ज़मीन है, वाटर कोर्स नहीं है, हमने बहुत सारी स्कीमें दी हैं कि आप टैंक बनवाइए, पानी का स्टोरेज करिए, उस पर भी हम सब्सिडी दे रहे हैं। आप माइक्रो इरिगेशन करिए, उस पर भी हम 85% सब्सिडी दे रहे हैं। अच्छा, आप ये लगातार करें कि ये जो एजुकेशन किसानों को आप दे रहे हैं, लेकिन अब आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अधिकारी होते थे कि जो आपकी स्कीम्स को समझाए, वो बहुत कम है। कृषि में थोड़े अधिकारियों की कमी थी एडीओ लेवल के, लेकिन हमने 700 वैकेंसी भेज रखी हैं और 1-2 महीने में उनकी भर्ती हो जाएगी। वो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अधिकारियों की कमी पूरी हो जाएगी। एक आखिरी सवाल ये है कि कुछ किसानों से और बात हुई, ये जो पानी खींचने की जो मोटर होती है बोरवेल की, उस पर आपने इस कंडीशन लगा रखी है कि इन्हीं कंपनियों की मोटर आप खरीदें, जबकि आप आज़ादी की बात करते हैं, आप तो पूरा ओपन करने की बात करते हैं, आप कुछ कंपनियों को क्यों स्टिक कर रहे हैं? देखिए, आप घर में बल्ब लगाते हैं थे पहले, आज LED पे क्यों आ गए? बल्ब बिजली उससे 10 गुना ज़्यादा खाता था। ट्यूबवेल जो हम लगाते हैं, तो ये तो किसानों को तय करना चाहिए, बल्ब लगाओ या LED लगाओ। ना, ये तो मैं बात सुनिए मेरी, हमें तय करना। किसान को हम एक ट्यूबवेल के अगर हम घर वाला बिजली का मीटर लगा दे तो 1.5 लाख रुपए का साल का बिल आएगा। किसान से हम 2-2.5 हज़ार रुपये साल के चार्ज करते हैं, लगभग फ्री के बराबर बिजली है। उसको मान इज्जत देने के लिए थोड़ा सा बिल लेते हैं। उसमें ये भी हो सकता है ये सारा 6,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी हरियाणा सरकार अपने खजाने से जो यूटिलिटी है पावर की उनको देती है। अब ये पैसा तो प्रदेश का है, नागरिकों का है। हम यही कह रहे हैं कि जो बिजली जल रही है उस बिजली से अगर अच्छी मोटर 5 स्टार लगा लें तो आधी बिजली से काम चल जाएगा, बिजली कहीं और किसी और के काम आ जाएगी। हमारा संसाधन है, इसमें बुराई कुछ नहीं। किसान समझ गए इस चीज को। हम किसान का हित नहीं करना। किसानों ने आवाज उठाई कि भैया महंगी है, हमने कहा ठीक है, अब 10-5 उनको लगता है कि चीजें जबरदस्ती थोपी गई। उनका सवाल था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। बेहद शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे जिस तरह के सवाल थे, चाहे वो आपके ज़िले के, आपके क्षेत्र के हों या राजनीति के हों। बड़ी बेबाकी से दलाल साहब ने जवाब दिया। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।